नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही है, जिसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। उसमें हमने इंग्लिश के क्वेश्चन को डिस्कस किया, हिंदी के भी क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। सोशल स्टडीज़ के भी आपके 2-3 वीडियो हम दे चुके हैं, आपको अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं उनको। उसी सीरीज में आज हम कुछ और क्वेश्चंस को बात करेंगे और इसमें हम वही क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब उसमें आप देखिए पर्टिकुलर क्वेश्चन के आगे उसका ईयर भी लिखा हुआ कि किस ईयर में आया हुआ है। और ये पहले भी आपको बताया था कि ये केवल और केवल डीएलएड के लिए ही नहीं, आपके जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, जहाँ पे भी आपका जनरल हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, जनरल साइंस है, जनरल नॉलेज है, मीन्स जीएस जहाँ पे भी है वहाँ के एग्जाम्स के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। सत्यार्थ प्रकाश जो है, ऑप्शन पे आप अगर गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि रामकृष्ण परमहंस की, राजा राम मोहन रॉय की, स्वामी विवेकानंद की या स्वामी दयानंद सरस्वती की। काफी इजी क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। नाना साहब दत्तक पुत्र थे। दत्तक का मतलब है गोद लिए हुए पुत्र थे। तो किसके गोद लिए हुए पुत्र थे? तो ये आपके बाजीराव के, जो बाजीराव द्वितीय या जो बाजीराव हैं, उनके जो है ये अडॉप्टेड सन थे। ओके, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो देखिए 1957 का जो रिवॉल्यूशन था, जो 1957 की जो स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो देखिए राजा कुंवर सिंह जो हैं वो किस राज्य के जमींदार थे? वो जगदीशपुर राज्य था। जगदीशपुर तब राज्य हुआ करता था, मीन्स जो राज्यों में डिवाइडेड थी उस टाइम पे, जो पैटर्न था, जो मीन्स जो उस टाइम पे क्षेत्रों को डिवाइड किया जाता था उसको राज्य का दर्जा दे दिया जाता था। जगदीशपुर जो है, आज अगर प्रेजेंट टाइम में हम बात करें तो जगदीशपुर जो है वो बिहार में है। ओके, कुंवर सिंह जो है वो जगदीशपुर के राजा थे, सॉरी जमींदार थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए ये क्वेश्चन आपको जो कम्युनिटी टैब है, अगर आप कम्युनिटी टैब विजिट करते हो चैनल की, तो उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने डाला था, उसमें भी आपको दिखा होगा क्वेश्चन। कई लोगों ने गलत उत्तर भी दिया है इसमें। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, आपने जो कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन देखा होगा उसमें ऑप्शन डी, जो आपका इनमें से कोई नहीं है, वहां पे हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम डाल दिया था। ओके, फोर्थ ऑप्शन की जगह। वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ही रखा गया था। कई लोगों ने जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को टिक किया है, जबकि स्थायी सदस्य मीन्स, स्थायी सदस्य का मतलब है, सॉरी स्थायी अध्यक्ष का ऑप्शन क्वेश्चन में जो था, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, स्थायी सदस्य समझ लिया स्थायी अध्यक्ष को। जो परमानेंट उसके चीफ थे, अध्यक्ष थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन, जिसको हम इंग्लिश में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, का गठन किसने किया था? तो इसका गठन जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। बाकी आपने चंद्रशेखर आजाद द्वारा, भगत सिंह द्वारा, राजगुरु द्वारा, ये सब उनके मेंबर थे उस संगठन के, लेकिन इसका जो गठन है वो HRA, इसको इंग्लिश में कहा, हिंदी में कहते थे, इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म HRA कहते थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ओके, ये डॉक्टर राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है भारत में मुद्रा प्रचलन में है, कौन सी करेंसी वो प्रचलन में है? पत्र मुद्रा, करेंसी मुद्रा, आवाबा दोनों, या कागजी मुद्रा। जो पेपर करेंसी है वो इंडिया में पेपर करेंसी ही सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट है। भारत के संदर्भ में विविधताओं को किस रूपों में वर्गीकृत किया जाता है? तो जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी इन इंडिया इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी टाइप्स या हाउ मेनी फॉर्म्स कह सकते हो आप इंग्लिश में अगर हम कन्वर्ट करें। इसमें कौन कौन से जो विविधताएं हैं? देखिए, सामाजिक विविधता में एकता, ओके, सोशल डाइवर्सिटी इन यूनिटी, सोशल यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भौगोलिक विविधता में एकता, जो जियोग्राफिकल यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और राजनीतिक जो पॉलिटिकल है या उपरोक्त से भी। भारत के संदर्भ में जो डाइवर्सिटीज हैं वो आपकी सोशल भी हैं, जियोग्राफिकल भी हैं, मीन्स जो भौगोलिक क्षेत्र की जो विविधताएं हैं या राजनीतिक क्षेत्र की जो विविधताएं हैं, तो तीनों आपके
कन्वर्ट, तीनों यहाँ पे भारत के केस में अगर हम देखें तो तीनों तरह की विविधताएं हैं। तो ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी, वो आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि आतंकवाद के गुण हैं। तो आतंकवाद के कौन कौन से गुण हैं? यह समाज के विरुद्ध होता है, तो समाज की जो नीति है, जो नियम है, जो समाज के सिद्धांत है, उसके अगेंस्ट होता है, और यह अवैधानिक होता है। मीन्स इसकी जो गतिविधियां हैं, जो भी एक्टिविटीज होती हैं, वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन या अगेंस्ट द लॉ होती हैं। ओके, या इसको हम अवैधानिक कहते हैं। आ व बा दोनों आपका सही होगा। आतंकवादी गतिविधियां मुख्यतः होती हैं। तो आतंकवादी गतिविधियां जो है वो रेलवे स्टेशन पे, बाजारों में, बस कार स्टैंड पे, ओके, या उपरोक्त सभी। तो आपके सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आतंकवाद का स्वरूप कैसा है? तो आतंकवाद का स्वरूप कैसा है? खालिस्तानी आतंकवाद, नक्सलवादी आतंकवाद, लिट्टे द्वारा संचालित आतंकवाद। तो इसमें जो आतंकवाद का स्वरूप है वो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। सांप्रदायिकता का दोष कौन सा है? सांप्रदायिकता को इंग्लिश में अगर हम कन्वर्ट करें तो उसको हम कम्युनलिज्म कहते हैं। सो सांप्रदायिकता का दोष क्या है? ये प्रजातंत्र, जो डेमोक्रेसी है, उसमें बाधक है, और राष्ट्र की जो डिग्निटी है, जो नेशन की डिग्निटी है, उसमें बाधक है। तो आ व बा दोनों आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु प्रावधान है। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो प्रावधान है उसमें कौन कौन से हैं? संविधान की 5वीं अनुसूची में, और वर्ष 2005 का 93वां संविधान संशोधन, जो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ऑफ 2005, और संविधान की जो 5th शेड्यूल है, वो दोनों जो है आपका सही उत्तर होगा। ओके, आवा दोनों आपका सही उत्तर होगा। भारत में गरीबी को बांटा गया है, जो पॉवर्टी इन इंडिया है उसको कैसे कैसे बांटा गया है? 2 पार्ट में, सापेक्ष और निरपेक्ष। नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है, सो औद्योगिक बेरोजगारी भी है और शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी, में दोनों तरह की है। ओके, जो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट है और जो एजुकेशन की फील्ड में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, दोनों तरह के आपका अनएम्प्लॉयमेंट मिलेंगे। तो ऑप्शन सी आ प्लस बा दोनों आपका सही होगा। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? जो सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो आपको नो डाउट हमेशा केरल में ही मिलता है। ओके, सूचना संकेत पीला रंग किस बात का सूचक है? आपने देखा होगा, जैसे आप अगर ट्रैफिक रूल्स में ट्रैफिक पे देखो तो वहां पे भी लाइट्स लगी होती हैं, या ऐसे जो इंफॉर्मेशन के लिए सूचना संकेत पीला रंग किस बात का द्योतक होता है? आप ऐसे समझिए। सो जो येलो रंग होता है वो हमले की संभावना का होता है। जैसे आप जब रोड पे चलते हो ट्रैफिक पे, सो जैसे पीले रंग का मतलब क्या होता है? कि ट्रैफिक अभी है, लोग चल तो रहे हैं लेकिन ट्रैफिक है। रेड लाइट हो जाती है तो मतलब आपको रुकना है, ग्रीन लाइट हो जाती है मतलब आप चलिए, निकलिए। लेकिन पीला रंग जब तक रहेगा, तो पीला रंग का मतलब है कि ट्रैफिक बंद नहीं है, लेकिन लोग, मतलब भीड़ टाइप से है लेकिन लोग चल रहे हैं, ट्रैफिक बंद नहीं है कंप्लीटली। सो हमले की संभावना का मीन्स, जैसे ट्रैफिक रूल्स में अगर कहा, पीले रंग का मतलब हो गया कि जाम लगने की संभावना है। ओके, ना तो जाम लगा हुआ है और ना ही ट्रैफिक बंद है। आप ऐसे इसको समझिए। भारत सरकार की जनहित योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार की जो प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY जिसको हम योजना कहते हैं, उसका उद्देश्य क्या था या क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? जनता को बैंकों से जोड़ना। जन धन योजना का मतलब है बैंकों, जो बैंक्स हैं उनसे लोगों को जोड़ना, कि वो ट्रांजैक्शंस करें, पैसों का लेन देन करें। इस उद्देश्य से जन धन योजना का शुरुआत हुआ। शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग हेतु स्वरोजगार की योजना का आरंभ कब हुआ था? तो जो शिक्षित, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हैं, युवा वर्ग हेतु जो स्वरोजगार योजना का जो आरंभ है वो 1983 में हुआ। इंडिपेंडेंस डे के दिन 15 अगस्त 1983 के दिन इसका शुभारंभ हुआ था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कितनी योजनाओं का विलय किया गया है? जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में 6 योजनाएं हैं, उनको इंक्लूड किया गया है। विलय का मतलब है मर्ज कर देना। तो 6 आपकी योजनाएं हैं, उनको विलय किया गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जनहित योजना का सालाना प्रीमियम शुल्क कितना है?
सो प्रधानमंत्री जो जीवन ज्योति जनहित योजना का जो ईयरली प्रीमियम शुल्क है वो आपका 330 है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि जो गैर सरकारी संगठन की समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है। गैर सरकारी संगठन का मतलब है एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें जो सदस्यों की संख्या है वो आपकी 19 है। गैर सरकारी संगठन के सलाहकारी स्तर की कितनी श्रेणियां हैं, तो उसकी आपकी 3 श्रेणियां। आपकी आपके जनरली क्वेश्चन जो है वो डीएलएड से ही रिलेटेड है, इसमें आपके पूछे जा सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे जो योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये इस तरह के एनजीओ वाले क्वेश्चन है ये आपके और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने की चांसेस कम है, लेकिन चूंकि हम डीएलएड 4th सेमेस्टर की क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, सो गैर सरकारी संगठन टॉपिक है आपके सिलेबस में अगर आपने देखा हो, सो इसी वजह से क्वेश्चंस बन रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, आपके डीएलएड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। सो गैर सरकारी संगठन की समिति में सदस्यों की संख्या आपको याद रखनी है, 19 सदस्य होते हैं, और सलाहकारी स्तर की कितनी श्रेणियां हैं, तो वो आपकी 3 श्रेणियां हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूएनओ कहते हैं, कि कौन सी संख्या विश्व शांति से, सॉरी कौन सी संख्या नहीं, यहाँ पे कौन सी संस्था विश्व शांति से जुड़े कार्यों में संलग्न है। सो यूनेस्को जो है वो विश्व शांति, वर्ल्ड पीस से जो रिलेटेड वर्क्स हैं, फंक्शंस हैं, उसमें संलग्न है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपको बताना है, नो डाउट आपको पता होगा, मोर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो नेशनल फ्लावर है आपका वो लोटस, जिसको हम कमल कहते हैं, और भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया वो आपका मोर है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि ये सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमने इससे पहले 2 या 3 वीडियो डिस्कस किए थे जो आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन है, उसमें भी जनगणना से 2-3 क्वेश्चन रिलेटेड हमने डिस्कस किए थे, अगर आपको ध्यान हो। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। अभी चूंकि नई सेंसस जो है वो हुई नहीं है, नई सेंसस आपको पता था, पिछले वीडियो में भी हमने जब इससे पहले सोशल साइंस का वीडियो डिस्कस किया था उसमें हमने आपको बताया था कि जो जनगणना है वो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे होती है। 2001 में जनगणना हुई थी, फिर 2011 में 10 साल बाद हुई, अब 10 साल बाद 2021 में जनगणना होनी चाहिए। ओके, कोविड की वजह से हो सकता है कुछ लेट हो। सो जनगणना अभी जब तक नई जनगणना के आंकड़े नहीं आता है, डेटा नहीं आता, तब तक आपके लिए 2011 के ही आंकड़े जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। जनगणना 11 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य मीन्स जहाँ की पॉपुलेशन सबसे कम है, सो वो आपका सिक्किम स्टेट है। ओके, जनगणना से रिलेटेड फिर क्वेश्चन है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ये तो आपने अभी तक याद ही कर लिया होगा, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में आपको बताने लायक कुछ नहीं है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। नो डाउट केरल होगा। जब भी हाईएस्ट लिटरेसी मीन्स साक्षरता के बारे में क्वेश्चन आएगा और वो अधिक उच्चतम हाईएस्ट के बारे में आएगा, तो वो आपका हमेशा केरल ही उत्तर रहेगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य नो डाउट आपका उत्तर प्रदेश होगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मीन्स जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश होगा, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य जो है वो आपका राजस्थान होगा। सर्वाधिक लिंगानुपात जो सेक्स रेशियो है सबसे ज्यादा, वो आपका केरल का ही है। मीन्स जहाँ पे शिक्षा ज्यादा होगी तो जो लिंगानुपात है वो सबसे ज्यादा वहीं पे रहेगा, नो डाउट। नागरिक सुरक्षा क्या है। नागरिक सुरक्षा का मतलब क्या है, नागरिकों को सरकार द्वारा रक्षा, नागरिकों की नागरिकों द्वारा रक्षा, या 2 ऑप्शन जो और है, नागरिकों की जीवन जंतुओं द्वारा रक्षा, जीव जंतुओं द्वारा रक्षा, या इनमें से कोई नहीं। सो नागरिक सुरक्षा, सिटीजन सेफ्टी का मतलब है नागरिकों की नागरिकों द्वारा रक्षा। ओके, सो ये आपका सही उत्तर होगा। सो ये कुछ क्वेश्चन हुए आपके सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड, जिसमें हम डीएलएड के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे सेंसस से रिलेटेड हो गया, योजना से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, या इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए, सो वो आपके और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।